Assalamu alaikum student. Today the physiology lecture number 3. The topic of today lecture is muscles. These are related about the muscle physiology, the contraction, the movement, and every point of view we will discuss about the muscles. First of all, we start. What is the importance of muscles? Why importance are needed? Yeah, importance are important. The muscles are important. Muscles are one of the important factor for the movement of a body, for the movement of a system, for a movement of a living organism, for a movement of a human being. It is a basic property of a living system. Animal normally uh, contracting through muscles. Muscle contraction is one of the key processes of an animal life. Movement of muscles is prerequisite for the vital activity like digestion, reproduction, excretion, and circulation. For all these, the first of all, if we consider about the importance of muscles, these it's very important in the movement of the body. In one moment of the every organ of the body. It might be the lower limb, it might be the upper limbs of the body, it might be peripheral organ, it might be the vital organs like the movement of the stomach. Yeah, you can say the peristalsis movement of the stomach, the movement of the intestine. Similarly, there is a movement of some other smooth muscle movement. These all, there's the different muscles which involve in the movement. For example, skeletal muscles and smooth muscles. Okay जी. अब हम आते हैं कि इन मसल्स, जो हमारा मसल्स है वो कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, और वो कंट्रैक्शन में उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, या हमें मसल से क्या, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मसल्स जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है. बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये शेप होती है, वो ड्यू टू मसल है. उसके बाद जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, वो ड्यू टू स्केलेटल मसल्स है. ठीक है. उसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ बॉडी है, फॉर एग्जांपल वॉकिंग है, स्टैंडिंग है, सिटिंग पोजीशन है, एनी मूवमेंट of the body is due to skeletal muscles. Okay. Then ये हमारे पास सम टाइम जो फूड होता है उसको सिक्योर करता है, और हमें एस्केप करता है डेंजर से. और हमें फॉर एग्जांपल, अगर हम स्केलेटल मसल्स की एग्जांपल ले, तो ये हमें कम्युनिकेट करता है डिफरेंट चीज़ों में, या हमारी हेल्पफुल होता है कम्युनिकेशन पे. फॉर एग्जांपल, हम इजीली अपने मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट करवा के हैंड की मूवमेंट करा सकते हैं, उससे कोई चीज़ उठा सकते हैं, दे सकते हैं, या रख सकते हैं. तो उस चीज़ में हमारे पास जो या हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो हमारे पास जो मूवमेंट है वन प्लेस टूवर्ड द अदर प्लेस इज ड्यू टू द स्केलेटल मसल. ओके जी. ये तो सब बेनिफिट है हमारे पास स्केलेटल मसल के. एक और हमारे पास मसल टाइप होती है जो कि स्मूथ मसल्स होती है. स्मूथ मसल्स नॉर्मली हमारे पास जो है हेल्पफुल होती है ब्रीदिंग में, और हेयरिंग में, विजन में, और जैसे हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इन डाइजेशन. जैसे स्टमक के हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, या हम स्टमक के मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, या हमारे पास जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है. इसी तरह एक्सक्रीशन में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम की जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स होते हैं. उसके और सर्कुलेशन में, जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, और उन सब की में जो मसल्स होते हैं उसको हम स्केलेटल स्मूथ मसल बोलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर दीज प्रोसेसेस, स्पेशल वाइटल ऑर्गन प्रोसेसेस.
ओके जी, उसके बाद हमारे पास जैसे अगर हम बात करें ब्लड वेसल की, स्मूथ मसल ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं। उन ब्लड वेसल्स के मूवमेंट से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही हमारे पास ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है या ब्लड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर क्या है, वो वो जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उनकी मसल्स, जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग है, हमारे पास ब्रीदिंग है, ये सब हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। ओके जी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम मोस्टली दो टाइप के मसल्स स्टडी करते हैं, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल का अगर हम ब्रॉडली ले लें तो वो मूवमेंट में हमारी हेल्पफुल है, हमारे पास कम्युनिकेशन में हेल्पफुल है और बॉडी पोस्चर बनाने में हेल्पफुल है। स्मूथ मसल के ऑल ऑफ दैट टाइप ऑफ फंक्शन जो कि नॉर्मली वाइटल ऑर्गन के फंक्शन होते हैं। ओके जी, अच्छा, अब मसल्स को हम बोलते हैं दे आर बायोलॉजिकल मशीन्स। क्यों? ये बायोलॉजिकल मशीन्स होते हैं नॉर्मली, हम इसको बोलते हैं कि ये बने होते हैं, ये इट्स मेड अप फ्रॉम प्रोटीन। सही है, ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को, लाइक मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब कि केमिकल एनर्जी लेते हैं। सही है, केमिकली कन्वर्जन होती है बॉडी में। उसके बाद वो जो है वो थ्रू हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू कन्वर्ट होती है, लाइक उससे कोई काम होता है। जैसे हमने कोई बॉडी मूवमेंट करानी है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी एनर्जी अटेन करती है, एटीपीज यूज करती है। वो एटीपीज और ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल वो यूज होता है और उसके थ्रू हम मूव करते हैं, या हम वॉक करते हैं, हम क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो क्या करती है, पहले एनर्जी लेती है बॉडी में, बॉडी से एनर्जी लेती है, उसके बाद वो एक मैकेनिकल थ्रू या मैकेनिकल वर्क के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है जी, केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉर्मली, जैसे हम बोलते हैं कि ये एटीपी से और ये क्रिएटिनिन फॉस्फेटेज से हमारे पास, या हम क्रिएटिनिन फॉस्फोजिन बोल सकते हैं, कि इससे हम नॉर्मली ये अटेन करते हैं। दो सोर्सेज होते हैं हमारे पास जो मसल जो एनर्जी अटेन करती हैं, एक जो हमारे पास एटीपी साइकिल्स है उससे, और दूसरा क्रिएटिनिन फॉस्फोजिन से। ओके जी, फंक्शन क्या है इनके, फंक्शन हमारे पास मसल्स के फंक्शन क्या होते हैं नॉर्मली। फर्स्ट हमारे पास एक्साइटेबिलिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिविटी होती है, और एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ओके जी, अगर एक्साइटेबिलिटी को हम डिफाइन करें तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी जो रिस्पॉन्स होता है उसको अटेंड करना, या आप कह लें कि उसको यू कैन से कि उसको टारगेट करना, उसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। कि मसल जो है वो कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, उसको, या वो रिस्पॉन्ड जो है वो सेंस करती है, उसको हम एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद जब हमारे पास कोई भी स्टिमुलस आया, उसने रिसीव किया रिस्पॉन्ड, उस रिस्पॉन्ड के बाद वो उस स्टिमुलस को ट्रांसमिट करती है और एक्साइटेशन या इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिविटी परफॉर्म करती है। इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कि पहले स्टिमुलस आया, स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, मसल एक्साइट हुआ, एक्साइट का मतलब है स्टिमुलेट हुआ मसल, उसके बाद उसने उस रिस्पॉन्स स्टिमुलस के जो रिस्पॉन्स का है उसको ट्रांसमिट कर दिया, उस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ओके जी, कंडक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास आती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में क्या होता है, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कि स्टिमुलेटेड होती है। जब हमारे पास मसल स्टिमुलेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, शॉर्टनिंग फोर्सफुली, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो उसका जो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, उसको हम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी हम इस तरह बोल सकते हैं कि ये इट्स लाइक द एक्टिविटी लाइक अ स्प्रिंग। कि एक्सटेंसिबिलिटी है कि वो स्ट्रेच होता है और एक्सटेंड होता है, मसल जो है वो स्ट्रेच होती है और एक्सटेंड होती है, इसमें पावर होती है। सबसे लास्ट हमारे पास आती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम बोल सकते हैं
कि ये क्या करता है, द एबिलिटी टू बाउंस बैक टू द ओरिजिनल लेंथ। लाइक स्ट्रेचिंग के बाद, एक पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग के बाद जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है। मसल्स एक्टिविटी देने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आता है कि मसल्स बना किस चीज से होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है मसल्स की। मसल हमारे पास जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है मसल में। उसके बाद प्रोटीन, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। 75 to 80% जो है मसल जो है वो वाटर से बना होता है। सही है। और वाटर हमें पता है कि ये एक बहुत अच्छा मीडियम है फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ मसल्स को इनहिबिट करता है और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, मसल के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास नॉर्मली जो प्रोटीन ऑफ मसल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड एंजाइमेटिकल प्रोटीन या एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं। मिनरल्स, देयर आर सम मिनरल्स इन मसल्स जो कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम होते हैं। कैल्शियम की वजह से ही हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की। मैग्नीशियम आयंस होते हैं जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस होते हैं जो एक्शन पोटेंशियल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप की जो आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम है, वो बहुत इनिशियल पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। उसके मैग्नीशियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। सोडियम पोटेशियम एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बाकी ये 2 जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ओके जी। अब हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मसल्स जो है, नॉर्मली मसल्स को हम बोलते हैं कि स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन का, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन जो है फर्दर हमें फिर प्रोवाइड करती है एनर्जी। ठीक है। इट्स सेल्फ अ स्टोर फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। मसल्स में हमारे पास कुछ फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होते हैं, और एटीपी इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स के लिए खुद जो एनर्जी सोर्स है वो इटसेल्फ एटीपी है, ये एटीपी ही यूज करता है। और ये हम इसको मसल अगर बोले तो हम मसल्स को बोल सकते हैं मसल इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ ग्लाइकोजन। ओके जी। अच्छा जी। नेक्स्ट, मसल्स प्रोटीन। मसल्स प्रोटीन जैसे हमने बात की कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में हमारे पास नॉर्मली जो है वो कोलेजन होता है। कोलेजन प्रोड्यूस करता है टफनेस टू द मसल्स, स्केलेटल मसल स्पेशली। उसके अलावा इलास्टिन होता है जो कि इलास्टिसिटी टू द बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें, 2 प्रोटीन से बना होता है, कोलेजन एंड इलास्टिन। इलास्टिन कोलेजन जो है वो प्रोड्यूस करता है टफनेस या हार्डनेस टू दी स्केलेटल मसल, और इलास्टिन जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हमारे पास मायोसिन होते हैं, एक्टिन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन होते हैं एंड ट्रोपोनिन होते हैं। ठीक है जी। मायोसिन जो है नॉर्मली 35% और जो एक्टिन होता है, एक्टिन हमारे पास होता है 15% तक। ये दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके जी। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है एंजाइमेटिक प्रोटीन। एंजाइमेटिक प्रोटीन में हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है जी। क्रेटिनिन फॉस्फेटेज होता है, और हमारे पास नॉर्मली लैक्टिक डिहाइड्रेज होता है। ये एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं। ओके जी। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स जो है इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द हायरार्की ऑफ अ स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट। स्केलेटल मसल जो है वो इटसेल्फ एक छोटे से छोटा यूनिट होता है और उससे बना हुआ होता है, और normally it's consist of a bundle of a long fiber, each a single cell running parallel to the length of the muscles। ये एक बंडल फाइबर के, डिफरेंट फाइबर्स के बंडल से बना होता है जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। Each muscle fiber is itself a bundle of a small myofibrils arrangement longitudinally। जो मसल फाइबर होता है, मसल्स एक्चुअली इज अ बंडल ऑफ अ फाइबर्स
ठीक है। और मसल फाइबर खुद जो है वो स्मॉलर यूनिट से बना होता है, दैट इज मायोफिब्रिल्स, जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंजमेंट होती है इसकी। अगर हम बात करें कि मसल्स किस चीज से बना हुआ है, तो मसल का सबसे स्मॉलर यूनिट होता है मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल मसल फाइबर्स बनाते हैं, मसल फाइबर्स हमारे पास मसल्स बंडल्स बनाते हैं, और उस मसल बंडल से हमारे पास स्केलेटल मसल की शेप आती है, ये स्केलेटल मसल बनता है। स्केलेटल मसल्स को नॉर्मली हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट होती है, मायोफिलामेंट्स क्रिएट अ पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। हमारे पास मायोफिलामेंट्स होते हैं जो कि जिससे हमारे पास लाइट एंड डार्क बैंड्स बन रहे होते हैं। जो मसल्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर, और इसको सार्कोमेयर जो है वो बॉर्डर्ड बाय जी लाइंस होते हैं। दो जी लाइन के बीच में हमारे पास एक सार्कोमेयर होता है, और सार्कोमेयर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल्स। ओके जी। अब हमें पता है the myofibrils. The myofibrils are composed of two types of the filaments. myofibril हमें पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मसल का जी। तो उसमें सबसे पहले आता है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट हमारे पास consist of two strands of actin and one strand of regulatory protein, ठीक है। थिन फिलामेंट्स में जो होते हैं हमारे पास एक्टिन होते हैं, और उसके साथ टू एक्टिन होते हैं, और उसके साथ एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं, जो मायोसिन प्रोटीन है वो होता है, और थिन में हमारे पास एक्टिन प्रोटीन होता है। ओके जी। अब हमें पता है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं मसल्स में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है मायोसिन, ठीक है। मायोसिन हमें पता है कि 35% तक होता है। ये क्या होता है, ये प्राइम कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ अ मसल्स होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मली हमारे पास जो है 42 100,000 होता है इसका। ओके जी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मायोसिन विद एंजाइम trypsin yield to fraction heavy meromycin एंड लाइट मिरोमाइसिन। ओके जी। जब हमारे पास ट्रिप्सिन जो है एंजाइम के थ्रू इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, इसकी ब्रेकडाउन होती है, तो ये हमारे पास दो फ्रैक्शन में डिवाइड होता है, जो कि एक होता है heavy meromycin and light meromycin. ये two fractions होते हैं हम after the breakage, after the hydrolysis of myosin protein. ओके जी। इसके बाद हमारे पास जो हैवी मेरोमायोसिन होते हैं वो खुद एटीपीएज को स्प्लिट करवाता है, और एज अ एटीपीएज एंजाइम एक्ट करता है, और वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है, और हमारे पास फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फेट जो है हमारे पास अचीव होता है, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोलिसिस ऑफ हैवी मेरोमायोसिन वो हमारे पास पेपेन के थ्रू होती है, और उसका सब फ्रेगमेंट 1 एंड सब फ्रेगमेंट 2 बनते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले ट्रिप्सिन आया, ट्रिप्सिन ने ब्रेक किया किस चीज को, मायोसिन को, दो कंपोनेंट में। जो एक बनता है हमारे पास हैवी मेरोमाइसिन एंड लाइट मेरोमाइसिन। जो हैवी मेरोमाइसिन है वो खुद फिर एक्ट करता है एज एंजाइम, और स्प्लिट करता है एटीपी को एडीपी में। उसके बाद जो हमारे पास पेपेन एंजाइम है वो उसके ऊपर एक्ट करता है हैवी मेरोमायोसिन के ऊपर, और उसको मजीद ब्रेक डाउन कर देता है टू फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट 1 एंड फ्रेगमेंट 2 में। ओके जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हमने पहले बात की मायोसिन की, अब हम बात करें एक्टिन की। एक्टिन हमारे पास थिन फिलामेंट है, मायोसिन हमारे पास थिक फिलामेंट है। These are the non-contractile and elastic in nature. Actin are normally elastic in nature, made up of the spherical molecule. इसका वेट हमारे पास इतना होता है। जी एक्टिन पोलिमराइज इनटू डबल स्ट्रैंड हेलिकल
हाँ, वो हमारे पास ट्रिपल मायोसिन जो है वो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड हेलिकल हमारे पास बनाता है, जिसको हम फाइब्रस बोलते हैं। फाइब्रस एक्टिन होता है, फाइब्रस एक्टिन हमारे पास होता है, और एक हमारे पास होता है जो स्पेरिकल मॉलिक्यूल होता है, उसको जी एक्टिन बोलते हैं। ओके जी, जो डबल स्ट्रैंड होता है वो हमारे पास फाइब्रस एक्टिन होता है, और एक जी एक्टिन। जब जी एक्टिन एटीपीज के साथ फाइंड कर कंबाइन करता है तो ये हमारे पास फाइबर एक्टिन और एडीपीज बनाता है। ओके जी, अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास एक मसल है, इस मसल में से हमने मसल बंडल लिया, मसल बंडल ऑफ फाइबर लिया, उस मसल बंडल में से हमने सिंगल फाइबर लिया, सिंगल मसल फाइबर लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया, उसमें से सिंगल में से फर्दर हमें पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ मायोफिब्रिल, तो एक मायोफिब्रिल लिया। अब मायोफिब्रिल के बीच में हमारे पास क्या चीज है? वी नो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट का मतलब है मायोसिन, और थिन फिलामेंट का मतलब है एक्टिन। ओके जी, इनके बीच में हमने बात की जी लाइन की और सार्कोमेयर की। सार्कोमेयर, ये जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज सार्कोमेयर, जो कि बिटवीन टू जी लाइन होता है, और सार्कोमेयर हमारे पास द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल है। ठीक है, अगर हम स्टार्ट ले लें, मसल, मसल बंडल, उसके बाद हमारे पास मसल बंडल आया, मसल बंडल से हमारे पास सिंगल मसल फाइबर आया, सिंगल मसल फाइबर से हमने मायोफिब्रिल ले लिया, मायोफिब्रिल से एक्टिन मायोसिन लिया, एक्टिन मायोसिन के बीच में हमारे पास जी लाइंस है और सार्कोमेयर्स है। सार्कोमेयर्स इज the between Z line, the portion of a muscle filament that is between two Z line is sarcomere. Okay जी, अच्छा जी, अब हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट्स मॉडल ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ अ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ अ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो फिलामेंट्स हैं वो स्लाइड करते हैं पास्ट ईच अदर लॉन्गिट्यूडनली, प्रोड्यूस मोर ओवरलैप बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो थिक और थिन फिलामेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर लॉन्गिट्यूडनली स्लाइड करते हैं, और उन स्लाइडिंग की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, उस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का थीम यही था कि जो ओवरलैपिंग है between both of the filaments, that is thick and thick, उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके जी, अच्छा जी, अब हमारे पास कैसी होती है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को अगर हम थोड़ा डिस्क्राइब करें। हमें पता है सार्कोमेयर, these are portion, the Z line, one Z line, the other Z line, between these Z line there is the medium part is a sarcomere। ठीक है, ये कंडीशन है जब मसल रिलैक्स्ड है। ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स की है, और ये फुली कॉन्ट्रैक्ट मसल की है। अगर हम डिस्टेंस की, सार्कोमियर डिस्टेंस की बात करें, जब रिलैक्स है तो इसके बीच में हमारे पास ये जो डिस्टेंस है सार्कोमियर का वो ज्यादा है। ठीक है, जो नॉर्मली अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है तो हमारे पास ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और स्लाइडिंग के बाद वो क्या करते हैं कि वो जो है उसका जो डायमीटर है सार्कोमियर का वो कम होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे फुली कॉन्ट्रैक्ट मसल है। तो अगर हम कंपैरिजन इसका रिलैक्स के साथ करें तो सार्कोमेयर का डिस्टेंस इतना है, सही है, और जी लाइंस का डिस्टेंस इतना है, ये फुली कॉन्ट्रैक्ट मसल है। ओके जी, अच्छा जी, अब स्लाइडिंग ऑफ अ फिलामेंट इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड थिन फिलामेंट एंड मायोसिन ऑफ अ थिक फिलामेंट। ओके जी, हमें पता है कि जो स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स मॉडल है उसमें सिर्फ हमें पता है कि ओवरलैपिंग है बिटवीन थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन है, और लाइट फिलामेंट है जो कि एक्टिन है। द हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट, जो हेड है वो बाइंड करता है एक्टिन फिलामेंट से, और फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजिंग एंड पुलिंग देन द फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। ओके जी, ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक
respiration generates the ATP needed to the sustain muscle contraction. ग्लाइकोलाइसिस होती है, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के थ्रू हमारे पास ATP आता है जो कि मसल्स एज अ एनर्जी सोर्स यूज करता है. ओके, हम इसको फर्दरली हम डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे ये एग्जैक्टली मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का. जी, सबसे पहले हमारे पास ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, और ये दो जो है ये थिन फिलामेंट है, जो सेंट्रल वाला है दैट इज थिक फिलामेंट. हम इस थिक फिलामेंट को, इस पोर्शन को लेके हम यहाँ डिफाइन करते हैं. यहाँ पे हमारे पास थिन फिलामेंट्स लगे हुए हैं, और ये जो थिक फिलामेंट है इसके हेड होता है लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन. मायोसिन का हेड होता है जो कि लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होता है. यहाँ पे हमारे पास ATP होता है. हमारे पास इसके बाद ये थिक फिलामेंट कन्वर्ट होता है. ठीक है, यहाँ आता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती है. कुछ मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है किस चीज पे, एक्टिन के ऊपर. ये क्या करता है, ये जब बाइंड होता है तो ये कन्वर्ट होता है, हमारे पास जो ATP है वो कन्वर्ट होती है ADP में, और उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है. और ये जो मायोसिन हेड है जो कि लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है, वो कन्वर्ट हो जाता है हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन. मींस ये ATP जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है और उसको कन्वर्ट करता है ADP में. जब ये एज अ जो मसल्स का जो हेड है, मायोसिन का जो हेड है, वो ATP यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इसके बाद ये क्या करता है, ये बाइंड हो जाता है किस चीज के साथ, ये एक्टिन, ये मायोसिन का जो हेड है, ये मायोसिन है, और ये वाला ब्राउन कलर का जो है ये एक्टिन है. इसके साथ क्रॉस ब्रिजिंग बना लेता है. जब क्रॉस ब्रिजिंग बनाता है तो क्रॉस ब्रिजिंग का मतलब ये है कि इसने हम एनर्जी यूज कर ली. एनर्जी यूज करने का मतलब है इसने यूटिलाइज किया ATP को ADP में, और इसने क्रॉस ब्रिजिंग यूज की. उसके बाद ये जो है दोबारा, अब इसने यूटिलाइजेशन की, इसने क्रॉस ब्रिजिंग की. उसके बाद इसने क्या किया, ये मायोसिन हेड जो है वो लो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और ये हमारे पास टुवर्ड द सेंटर ऑफ द थिन फिलामेंट मूव्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमियर. यहाँ पे हमारे पास जो हमने पहले वाले डायग्राम में देखा कि जो सार्कोमियर है वो सेंटर जो है, वो जो मीडियम पॉइंट है वो जी लेंस का, वो कम हो जाता है. मतलब ये ड्रैग करता है, ये हेड जो है ड्रैग करना स्टार्ट कर देता है. ड्रैगिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग बिटवीन दीज मायोसिन एंड दीज ब्राउन एक्टिन, और जिसको ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. अगर हम इस डायग्राम को ले लें, डायग्राम का मतलब ये है कि हमने कॉन्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, इंटरेक्शन करना है. ये पर्पल वाला, दिस लाइन आर दी मायोसिन, दीज आर दी एक्टिन. ये हमारे पास इसके बीच में ओवरलैपिंग है. ओवरलैपिंग के लिए वो ATP यूज करता है, ATP को ADP में कन्वर्ट करता है. उसके बाद वो ब्रिजिंग बनाता है, ब्रिजिंग के बाद वो जो है ड्रैग करता है, और उस ड्रैगिंग को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ हमारे पास एनर्जी होती है इन सोर्स ऑफ ATP. Okay, जी. The role of calcium, now the role of calcium and regulatory protein. कैल्शियम और रेगुलेटरी प्रोटीन जैसे हमने बात की कि इन क्या फंक्शन है, इनका कॉन्ट्रैक्शन में फंक्शन है. स्केलेटल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द मोटर न्यूरॉन. जब हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स को कमांड करता है तो वो स्टिमुलेट होता है. When a muscle is at rest condition, the myosin bind side on the thin filament are blocked by the regulatory protein. जब resting condition में होती है, जो myosin अभी हमने बात की लो जो molecular जो लो कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर जो myosin साइड्स है, वो क्या होते हैं, उसके साथ एक और चीज हमारे पास एक कंपोनेंट बाइंड करता है जो कि ट्रोपोमाइसिन है. ट्रोपोमाइसिन अब ये क्या करते हैं, मायोसिन बाइंड साइट एक्सपोज व्हेन कैल्शियम रिलीज्ड. और ये मायोसिन जब हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो एक्सपोज होता है. या हम इस तरह अगर बोलें कि जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं नॉर्मल कंडीशन में वो स्टिमुलेट होती है न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से, लेकिन जब तक कैल्शियम की एंट्री ना हो वो बाइंडिंग साइट जो है वो ब्लॉक होती है ट्रोपोमाइसिन से. ठीक है, हम फर्दर इसको इसमें देख लेते हैं. जैसे अगर हम बात करें, हमने बात की कि जो उसकी मायोसिन की बाइंडिंग साइट है ये एक्टिन है, दीज आर द एक्टिन.
these are the ट्रोपोमाइसिन. ट्रोपोमाइसिन के साथ अब ये जो हमारे पास ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स ये पर्पल वाला ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है. कैल्शियम बाइंडिंग साइड अब हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन कैल्शियम इसको अगर डायग्राम ए को हम बोले मायोसिन बाइंडिंग साइड्स, मायोसिन बाइंडिंग साइड ब्लॉक्ड है क्योंकि इसके साथ ट्रोपोमाइसिन, जब हमने बोला कि रेस्टिंग कंडीशन में मसल होता है तो ट्रोपोमाइसिन बाइंड होता है, जिसकी वजह से वो साइट मायोसिन जहाँ से बाइंड करता है वो ब्लॉक्ड होती है. और वो ओपन कैसे, एनहांस कैसे होती है या फैसिलिटेट कैसे होती है, बाइंडिंग साइट बाय द रिलीज ऑफ कैल्शियम. अब यहाँ कैल्शियम रिलीज हुआ, यहाँ पे अगर देखें तो मायोसिन के जो बाइंडिंग साइड है वो एक्सपोज हो गए, ठीक है. यहाँ पे अगर मायोसिन की बाइंडिंग साइड को हम बात करें तो वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड हुए हुए या ट्रोपोमायोसिन के साथ कवर्ड हुए हुए, ठीक है. जब ये एक्सपोज होते हैं तो हमारे पास इसके साथ क्या होता है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम बाइंडिंग साइड्स भी एक्सपोज हो जाते हैं. ये हमारी कैल्शियम बाइंडिंग साइड जो है वो ब्लॉक्ड है, यहाँ पे एक्सपोज हो जाते हैं और कैल्शियम इसके साथ बाइंड करता है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है. ओके जी. Regulation of a skeletal muscle contraction. The synaptic terminal of the motor neuron release the neurotransmitter acetylcholine. हमारे पास मोटर न्यूरॉन के जो सिनेप्टिक टर्मिनल है उससे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है. एसिटाइलकोलिन डिपोलराइज मसल्स की डिपोलराइजेशन करवाता है और प्रोड्यूस करता है एक्शन पोटेंशियल को. ओके जी. अब हम इसको एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को इस स्लाइड में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल ऑफ द मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ. एसिटाइलकोलिन के साथ हमारे पास यहाँ पे एक और ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है. यहाँ रिलीज हुआ, यहाँ रिलीज के बाद ये क्या किया, ये वाला जो पोर्शन अगर हम देखें तो ये वो कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली डायग्राम है जहां हमने स्टेप जब एटीपी बाइंड किया था लो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मायोसिन हेड के साथ, ठीक है. यहाँ हम बात करें, यहाँ हमारे पास कैल्शियम की जब रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन तो रिलीज की वजह से जो कैल्शियम एटीपीज पंप है वो कैल्शियम को पंप करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स साइटोसोल. जब ये टुवर्ड्स साइटोसोल स्टार्ट इंटर होता है तो हमें पता है कि जब कैल्शियम, अभी हमने इससे पहले स्लाइड में डिस्कस किया कि कैल्शियम जब साइटोसोल में आता है तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट और हमारे पास जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है. वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं वो टुवर्ड द बाइंडिंग, और इसके बाद हमारे पास वो पूरा कॉन्ट्रैक्शन वाला मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. इसी स्लाइड को अगर हम इस तरह देखें कि एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल टू द इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर अलोंग द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स. अभी हमने इसमें ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल की भी बात की. द एक्शन पोटेंशियल अलोंग ट्यूब्यूल्स कॉज द सार्कोमेयर रिलीज ऑफ. अगर हम इसकी बात करें उसके बाद the calcium binds to the troponin complex of the filament, these myosin binding और bridging the cycle. अगर हम यहाँ इसकी बात करें, ये क्या करता है, जब सिनेप्टिक लेग में हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तो इस टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू सार्कोमेयर से जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से हमारे पास कैल्शियम जो है रिलीज होता है, ठीक है. कैल्शियम रिलीज होता है कहाँ पे, साइटोसोल में, और वो ही पूरा वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और साथ साथ में हमारे पास कैल्शियम और जो एटीपीज पंप है वो हेल्पफुल होता है. ओके जी. अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास नर्वस कंट्रोल ऑफ मसल टेंशन. नर्वस कंट्रोल ऑफ मसल टेंशन में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ होल मसल.